हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज लर्न एंड ग्रो अप। टुडेस टॉपिक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की पैथोलॉजी देखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की पैथोलॉजी कैसे होती है उसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। Type 2 hypersensitivity is an immune response where IgG or IgM antibodies attack on targeted antigen present on cell surface और extracellular matrix। तो Type 2 hypersensitivity क्या है? एक immune response है where IgG और IgM antibody जो होती है वो अटैक करती है टारगेटेड एंटीजन पे। जो टारगेट एंटीजन होता है उस पर अटैक करेगी, IgG या फिर IgM एंटीबॉडी रहेगी। जो एंटीजन है वो प्रेजेंट किस पे होता है? सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे, जिसकी वजह से कॉज क्या होगा? ये इम्यून रिस्पॉन्स से कॉज क्या होगा? या तो डिस्ट्रक्शन होगा सेल का, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगी, या फिर डिसफंक्शन हो जाएगा। एंटीजन जो होता है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। मींस अपने खुद के ही सेल्फ एंटीजन को भी एंटीजन को के लिए भी वो जो इम्यून है वो एंटीबॉडी बना सकती है। मिस्टेकली अपने खुद के एंटीजन को वो क्या फॉरेन समझ के उसके लिए भी एंटीबॉडी बना सकती है। तो वह इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक मीन्स जो कि फॉरेन पार्टिक भी हो सकता है, एक्सोजिनस भी हो सकता है और इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एंडोजिनस भी हो सकता है। जो एंटीजन होता है वो फिक्स्ड होता है, मीन्स वो सर्कुलेट नहीं होता है बॉडी में, वो किसी एक फिक्स सेल पे जाके वो जाके अटैच हो जाता है। मीडिएटेड बाय IgG और IgM। जो हाइपर सेंसिटिव 2 है ये मीडिएटेड होती है IgG और IgM से। देन इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी 2 रिएक्शन की पैथोजेनेसिस कैसे होती है? 3 मैकेनिज्म से इसका कॉज होता है। हाइपर सेंसिटिव 2 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लामेशन और एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन। Antibody mediated cell destruction it also involve 3 mechanism। complement mediated lysis होता है इसमें, opsonization, phagocytosis, antibody mediated cellular cytotoxicity, in short ADCC भी बोलते हैं। तो antibody mediated cell destruction 3 mechanism को involve करता है। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस इसमें क्या होता है? फर्स्ट तो क्या होता है, एंटीजन जो होती है एंटीजन एंटर करेगी बॉडी में और सेल पे जाके अटैच हो जाएगी। एंटीजन एंटर करेगी, ये एंटीजन है जो कि सेल पे जाके अटैच हुई। जैसे ही एंटीजन का एक्सपोजर होगा तो इम्यून क्या करेगी? इम्यून रिस्पॉन्स करेगी और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। एंटीबॉडी फॉर्म होंगे और वो जाके एंटीजन पे जाके बाइंड हो जाएंगे। देन ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी, तो इसका क्या फॉर्म हो जाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होती है वो एक्टिवेट करेगी क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगी। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है इसका वीडियो मैंने बना चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले आप वो समझ लें, देन ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। देन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करती है? एक्टिवेट करवाती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर्म करता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो देन ये क्लासिकल पाथवे, जिसमें क्या क्लासिकल पाथवे से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। देन ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स अटैक करता है किस पे? टारगेटेड सेल पे अटैक करेगा और उसमें क्या करेगी? मेम्ब्रेन की लाइसिस करवा देगी, जिससे टारगेट सेल का लाइसिस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगी क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। देन ये फॉर्म करेगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC जिसको बोलते हैं। जो MAC रहेगा वो अटैक कर देगा टारगेटेड सेल के मेम्ब्रेन पे, और जिसकी वजह से क्या वो जो टारगेटेड सेल है उसकी लाइसिस हो जाएगी। देन सेकेंड इज ऑप्सोनाइजेशन एंड फाइगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? जो FC फ्रेगमेंट है, जैसे ही जो एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। देन जो एंटीबॉडी का ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो ये एंटीबॉडी का ये जो पार्ट होता है लोअर साइड का वो होता है FC फ्रेगमेंट पार्ट होता है। तो ये या तो FC फ्रेगमेंट पार्ट और C3 भी एक्ट एज अ ऑप्सोनाइज सेल। ये दोनों जो होते हैं वो एक्ट कैसे करते हैं? ऑप्सोनाइज सेल। ऑप्सोनाइज सेल मतलब जो कि क्या करते हैं वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेज को ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ये पैथोजन सेल से इस पे आके अटैक करना है। तो FC फ्रेगमेंट या फिर C3 भी होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ ऑप्सोनाइज की तरह एक्ट करते हैं। तो जो माइक्रोफेज होता है उसके पास FC रिसेप्टर होता है। FC फ्रेगमेंट का FC रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और C3b का भी C3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से माइक्रोफेज को ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ये पैथोजन सेल से। तो माइक्रोफेज का आता है, या तो फिर न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स के पास भी होता है। तो न्यूट्रोफिल या तो माइक्रोफेज का आते हैं और ये
बाइंड करते हैं FC फ्रैगमेंट से, FC वाया किसके थ्रू, FC रिसेप्टर के थ्रू ये आके बाइंड करेंगे और क्या जो मैक्रोफेज है वो क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा जो टारगेटेड सेल को। तो FC फ्रैगमेंट और C3 भी एक्ट एज अ ऑप्सोनाइज सेल जो कि एक्टिवेट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ये ऑप्सोनाइज सेल को, मतलब मैक्रोफेज को कि इसको इंगल्फ करो, ये पैथोजेनिक सेल है, पैथोजन सेल्स है सॉरी, जो कि फॉरेन सेल्स है, फॉरेन है। तो फिर इसके बाद जो रिकॉग्नाइज एंड इनगल्फ बाय मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, जो देन ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ये क्या एक इन्फेक्टेड सेल है जिसको मैक्रोफेज आता है इनगल्फ कर लेता है थ्रू द FC रिसेप्टर के थ्रू आया, और C3 भी रिसेप्टर के थ्रू ये आकर के इनगल्फ कर लेगा। देन थर्ड इज एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, इन शॉर्ट ADCC भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल सेल्स होते हैं वो बाइंड करेंगे, नेचुरल सेल्स होते हैं वो बाइंड करेंगे FC फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़। ये नेचुरल सेल्स होते हैं, नेचुरल सेल बाइंड करेगा किसको, FC फ्रैगमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ वाया FC रिसेप्टर के थ्रू जो रहेंगे नेचुरल सेल वो बाइंड करेंगे कि ये FC रिसेप्टर है, FC फ्रैगमेंट है, इसका FC फ्रैगमेंट एंटीबॉडी का, और ये नेचुरल किलर सेल के पास FC रिसेप्टर होते हैं जिसके थ्रू ये बाइंड करेगा और बाइंड होएगा तो जिसकी वजह से क्या जो है नेचुरल किलर सेल है वो ट्रिगर होगा और रिलीज़ होगा। नेचुरल किलर सेल में अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें परफोरिन्स होते हैं, ग्रेनिन एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे परफोरिन्स एंड ग्रेन्स एंजाइम जो कि क्या करवाएगी, सेल की लाइसिस करवाएगी, जिसकी वजह से क्या ये यहाँ से सिक्रीट होंगे और सेल की लाइसिस हो जाएगी, मतलब उसका मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा और सेल की ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। देन सेकेंड क्या होता है, देन इसके एग्जाम्पल क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन में ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के एंटीजन के लिए क्या एंटीबॉडी फॉर्म कर लेता है। जैसे कि ये RBC सेल है, RBC सेल्स पे क्या एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम खुद के एंटीजन के लिए सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और जैसे उसको लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, इसके लिए वो एंटीबॉडी फॉर्म कर देगी और एंटीबॉडी फॉर्म करेगी और उसके वजह से क्या सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, RBC सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब होगा, जब मिसमैच्ड ब्लड क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा मिसमैच ब्लड का, जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉज होएगा। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में क्या होता है, इफ़ द अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो देन फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मतलब फर्स्ट टाइम ये ऐसा एक्सपोजर होगा तो जो मदर का एंटीबॉडी रहेगा, इम्यून सिस्टम रहेगा वो RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बना लेगा। देन अगर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी, अगर सेकेंड टाइम भी अगर फीटस जो रहा वो RH पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, फर्स्ट पहले से इसके लिए एंटीबॉडी बनी हुई है, देन उस पर वो अटैक कर देगी, इसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। देन फोर्थ क्या है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो इम्यून सिस्टम होती है वो खुद के प्लेटलेट्स के लिए क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लेती है। मिस्टेकली वो क्या सोचती है कि ये मिस्टेकली वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये पैथोजेनिक सेल्स है, पैथोजेनिक है, तो इसके लिए एंटीबॉडी फॉर्म करती है और उसके खुद के ही प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। ल्यूकोपेनिया, इसमें कि WBC के लिए एंटीबॉडी फॉर्म करती है, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है और उसका WBC का डिस्ट्रक्शन होता है जिससे डिक्रीज इन WBC हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। और इसमें डिक्रीज इन प्लेटलेट्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। देन कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लामेशन कब होएगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, देन ये एक्टिवेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेशन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होएगा। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रहेगा वो प्रोड्यूस करेगा एनाफाइलैक्टोसिन्स जो कि होते हैं C3A एंड C5A, जो कि क्या करवाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स को, और इन्फ्लामेटरी सेल आती है वो अपना एंजाइम रिलीज करेगी जिसकी वजह से क्या वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा और डैमेज हो जाएगा टिश्यू का। एग्जाम्पल इज गुड पॉस्चर सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इसमें क्या आएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगी, एनाफाइलैक्टोसिन्स बनाएगी जो कि क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और एक्टिवेट करेगी इन्फ्लामेटरी सेल्स को। इन्फ्लामेटरी सेल कम एंड रिलीज देयर एंजाइम्स और जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा और उसके डैमेज कॉज होगी टिश्यूज़ में बिकॉज ऑफ द एंजाइम के थ्रू।
देन एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, इसमें क्या होएगा, एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट द सरफेस रिसेप्टर। इसमें ये एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन में जो इम्यून सिस्टम होगी वो खुद के रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने लगेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें कि रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर, तो ये खुद के ही रिसेप्टर के लिए क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लेगी। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ आके बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर देते हैं उसके नॉर्मल फंक्शन को। इसकी वजह से क्या, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, इन्फॉर्मेशन सिग्नल जा नहीं पाएगी, और जिसके रिजल्टिंग क्या आएगा, वीकनेस होएगा, फटीग मसल्स हो जाएंगे, वीकनेस इन द मसल्स हो जाएगा। एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द सेल्फ रिसेप्टर ब्लॉकिंग देयर नॉर्मल फंक्शन, उसके नॉर्मल फंक्शन को क्या कर देगा, एंटीबॉडी फॉर्म होएगा अगेंस्ट देयर रिसेप्टर के लिए, रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी फॉर्म होएगा और इसके जो नॉर्मल फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देगा, और वो इम्पेयरमेंट कॉज कर देगा। कॉज क्या करेगा, इम्पेयरमेंट, और मे बी स्टिमुलेट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन मिस्थेनिया ग्रेविस, इसमें मिस्थेनिया ग्रेविस का ये एग्जाम्पल था कि जिसमें कि वो जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं उसके लिए एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है और ब्लॉक कर देती है उसके नॉर्मल फंक्शन को। यहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, जो मसल्स है सिग्नल जा नहीं पाएगा, तो मसल्स में वीकनेस आने लगेगी, मसल्स फटीग होने लगेंगे। देन ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने लगती है, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती रहती है, और जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज होता है। प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है स्टिमुलेटरी के बार स्टिमुलेट होने की वजह से, और हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता, इम्पेयरमेंट उसमें कॉज हो जाता है, और इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है इंसुलिन, और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो जाता है। दैट्स इट। ये थी पैथोजेनेसिस, जो कि 3 वे से होती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल रिएक्शन विच इन्वॉल्व 3 मैकेनिज्म, देन कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लामेशन कॉज करवाती है, और एंटीबॉडी सेलुलर डिसफंक्शन, जिसमें कि सेल डिसफंक्शन हो जाता है टारगेटेड सेल्स में। दैट्स इट।